नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपकी प्यारी सी सीरीज दैट इज माइंड मैप। तो सर आज कौन सा माइंड मैप लेकर के आए हो, कौन से चैप्टर का माइंड मैप लेकर के आए हो? तो आज बेटा हम लोग आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th क्लास दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का माइंड मैप लेकर के आए हैं। सर इसका तो बड़ा बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो रहा है और हम समय की अहमियत को समझते हुए जल्दी से हमारा माइंड मैप शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं कहां से बेटा? चार्जेस से। चार्ज क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। जिस तरीके से मास एक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से बेटा मैटर की एक प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है हमारा चार्ज। तो यहां पे बेटा चार्ज होता है, चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे कहलाएगी बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब बेटा किसी भी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हो जाते हैं, उस बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं? दैट इज न्यूट्रल बॉडी। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, पहली तो गलतफहमी ये दूर करते हैं। दूसरी बात ये कि जिसके पास भी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉडी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। तो यहां पे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, फिर उसके पास बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन होगा या जिसके पास पहुंचेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो बॉडी कैसी कहलाती है बेटा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। ओके सर, किसी भी बेटा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सिंगल का, दैट इज माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। बेटा ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बेटा ये वाली वैल्यूज आपको नहीं देगा तो ये वाली वैल्यूज याद रहनी चाहिए। जो भी चार्ज हमारा बेटा पॉजिटिव होता है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, जो कि कहां मिलेगा? हमें न्यूक्लियस के पास मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा? हमारे न्यूक्लियस के बढ़िया बढ़िया से चक्कर लगा रहे हैं। ओके सर, अब यहीं पे बेटा जो फैराड है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिट चार्ज, और फ्रैंकलिन जो है बेटा दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो फैराड कैसी यूनिट हो गई? लार्जेस्ट हो गई। और फ्रैंकलिन कैसी हो गई बच्चों? सबसे छोटी यूनिट हो गई उसकी। ठीक है सर, अगर वहीं पे बेटा एसआई यूनिट बात करें चार्ज की क्या होती है, तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और बेटा स्टेट कूलम जिसे हम ईएसयू के नाम से जानते हैं दैट इज अ सीजीएस यूनिट। मतलब एक हमारी बड़ी यूनिट हो गई, एक हमारी छोटी यूनिट हो गई। एक ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी गया है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। अगर बेटा यहीं पे चार्ज की बात करें तो हम जानते हैं कि जो करंट आई होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और ये वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दैट इज अ डिफरेंशियल फॉर्म, कि हमारे पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो होते हैं बेटा, उसी को करंट बोलते हैं। तो Q के टर्म्स में लिखूं तो दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी, जहां पे बेटा Q चार्ज है, I क्या बेटा करंट, और T इज द टाइम। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, क्योंकि करंट और टाइम दोनों ही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो बेटा करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा? टी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि Q इक्वल्स टू A इंटू टी इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहीं पे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं कि चार्ज के पास क्या क्या खास प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज के पास सबसे पहली तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन वगैरह निकालने मत निकल जाना। ओके सर, वहीं पे अगर बात की जाए तो बेटा चार्ज किया किए जाते हैं, ट्रांसफर करे जा सकते हैं। ट्रांसफर के अलग अलग मेथड है। ट्रांसफरिंग में एक बात बहुत खास याद रखना बेटा, ट्रांसफर में जो रोल लेगा या ट्रांसफरिंग में जो पार्ट लेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, प्रोटॉन को कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात के मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा रहता है, कई गुना ज्यादा रहता है कंपेयर टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। तो यहां पे हम बोल सकते हैं प्रोटॉन विल नॉट ट्रांसफर बिकॉज मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास। अगर बेटा कोई चार्ज किसी बॉडी से जाएगा दूसरे के पास, तो जिसके पास जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जिससे जाएगा उसका मास कम हो जाएगा। तो दैट मींस चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब हमारे बेटा ये जो चार्ज है ये एक
फिक्स्ड नंबर में जाएंगे, कभी भी ये क्या होंगे, इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होंगे, दैट इज 1/2, 3/2, कोई भी ये रेशनल नंबर में नहीं होंगे, प्रॉपर नंबर होगा ये, जैसे 1 2 3 5 6 10 20 30, ये प्रॉपर फिक्स नंबर में होंगे, जिसको हम Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर हुए, और E क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहीं पे अगर बेटा इनका चार्जेस का इंटरेक्शन देखेंगे, चार्ज आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव भी बेटा रिपेल करते हैं, पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। यहीं पे हम जानते हैं क्योंकि बेटा एफ ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर वेरी सिमिलर बिकॉज ऑफ दी देयर फील्ड नेचर। दोनों फंडामेंटल फोर्स है, दोनों का कैसा नेचर है, दोनों ही हमेशा एक फील्ड के वजह से लगती है, बस फर्क इतना है ग्रेविटेशन फोर्स मासेस की वजह से लगती है, दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, वो चार्ज के नेचर की वजह से लगती है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव क्योंकि मास हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, पर अगर हम किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस प्रकार के चार्ज दिए गए हैं। एक खास बात जानने वाली यह है कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कई गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। यहीं पे बेटा बात करें एक उसी चार्ज के स्पेसिफिक पॉइंट की, कि जब भी चार्ज हमारे रेस्ट पे होते हैं तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चार्ज जब मूव करते हैं बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। वहीं अगर मेरे चार्ज के पास एक्सेलरेशन भी आ जाता है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम किस में पढ़ते हैं, EMW में पढ़ते हैं, जहां पे एक चार्ज के पास या एक फोटोन के पास उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर निकल करके सामने आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे हमारे बेटा चैप्टर डिवाइड आए। ये वाली चीज हम पढ़ते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये वाली चीज हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये वाली चीज सर करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, और बाद में फिर आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके बाद अगर बेटा जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि चार्ज हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ट्रांसफर होने के अलग अलग मीडियम है, अलग अलग तरीके हैं चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए। उसमें से सबसे पॉपुलर तरीका क्या है बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी दो चीजों को अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो उस रगड़ने की वजह से बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास से छोड़ करके दूसरे के पास चला जाता है, तो ये बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोसेस जो की जाती है बॉडी को चार्ज करने की विद द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी नो अर्थ किसकी तरह काम करती है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुद्र है भैया इलेक्ट्रॉन का। ओके सर, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का टच होता है, डिफरेंस है बेटा रगड़ने में और सिर्फ टच होने में, तो यहां पे सिर्फ टच होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कंडक्शन की ये आती है, जब हमारे पास आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी का मतलब ये है कि सेम मटेरियल है, सेम साइज है, सारी की सारी चीजें सेम है, और तब हम उन बॉडीज को जब टच कराते हैं तो उनका चार्ज इक्वली आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई न्यूमेरिकल्स में ये आपको काम भी आता है। हाँ सर बिल्कुल आता है। जैसे ही बेटा यहाँ पे हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग शिफ्ट होंगे कहाँ की तरफ, सर कूलाम्स लॉ की तरफ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है बेटा, कि हमारा जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है सर, ये एक फील्ड फोर्स है। किस तरीके से लगता है, ये लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट लगता है। लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट बेटा ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, मतलब फर्स्ट वाले पे लग रहा है तो इसको मैं लिख दूंगा F12, और ये सेकंड वाले पे लग रहा है दैट इज F21। सर F12 और F21 का मतलब क्या होता है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये वाली फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ में हमें यह पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और ये बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसलिए इसको हम लोग कोरिलेट ग्रेविटी से फिर से करते हैं, क्योंकि यहां पे बेटा ग्रेविटेशन फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जहां पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r।
आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम के से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा क्योंकि ये फोर्स है तो आपकी यूनिट तो किसकी चलेगी, न्यूटन की ही चलेगी, ये बात याद रखना। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है सर, ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, क्योंकि जब हम बड़ी बॉडी ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम ले लेते हैं, तब हमें बेटा फाइनली इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दीज आर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सर यहाँ पे जो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके के इस्तेमाल किया, वो के क्या है बेटा, वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जहां पे के की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे के किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मीडियम पे डिपेंड करता है। सर के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर। सर इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा, इसकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी की पावर -4 ए की पावर -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। सर यहाँ पे 1/4 पाई तो समझ में आता है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके साथ लगा हुआ है बेटा, एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी। जब नॉट की बात करते हैं दैट मींस हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, और जब भी मीडियम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे EM लगा देंगे। ओके सर। अगर यहाँ पे फॉर्मूले को देखा जाए तो बेटा ये एप्सिलॉन मतलब दैट मींस परमिटिविटी नीचे आ रही है, तो के का इसके साथ कैसा रिलेशनशिप आ जाता है सर, एक इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है। वहीं पे मैं बात करूंगा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी की, जब हम किसी की बेटा परमिटिविटी किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी आती है। तो ER इज इक्वल्स टू EM। मीडियम कुछ भी हो सकता है बेटा, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तब आपको निकालने का तरीका ER इक्वल्स टू EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। वहीं अगर फोर्स की बात की जाएगी तो फोर्स ऑन दैट मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय बेटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, तो EM से डिवाइड हो जाता है। यहीं पे बेटा बात करूं तो F0 ये क्या होता है बेटा, दैट इज दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स। तो फोर्स इन एयर माइनस फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टू रिलेटिविटी इन मीडियम -1 अपॉन परमिटिविटी इन द मीडियम। यहीं पे बेटा अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज आया है। ओके सर। यहाँ पे बेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बता दिया है कैसी फोर्स है सर, ये एक सेंट्रल फोर्स है, दैट मींस ये एक लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट लग रही होंगी। ओके सर। दूसरा बेटा F ऑफ E इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन की बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका जो साइक्लिक वर्क डन होगा दैट इज साइक्लिक वर्क डन इज 0। हाँ सर, हम जानते हैं कि किसी भी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स का साइक्लिक वर्क डन क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। वहीं अगर बेटा इसका वेक्टर फॉर्म देखूं, ये हमारे कूलाम्स लॉ का कैसा फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखूं तो F वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यहां पे बेटा ये क्या आ जाता है सर, आता तो R कैप है, हम लोग जानते हैं R कैप है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। तो बेटा उसी को मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया, दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब के बराबर। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। दूसरी बात यह है कि बेटा ये जो फोर्सेस है दोनों फोर्सेस कैसी हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और अप्लाई किस में होगी, टू डिफरेंट बॉडीज में होगी। ओके सर। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, आगे चल सकते हैं। अब बेटा ऐसे सवाल कई बार हमसे पूछे गए हैं कि हमारा नल पॉइंट बताइए, कि मान लीजिए एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो बात की बात है। आप यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट यहाँ सीखने वाले हैं कि एक क्यू चार्ज है, एक n×q है, मतलब ये चार्ज इससे n गुना ज्यादा है या n गुना कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ओके सर। और इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, L दी गई है। तो हम तीसरे चार्ज को Q0 चार्ज को कहां रखें कि ये किस में रहे सर, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब है इस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका क्या है सर, कि फॉर नल पॉइंट के लिए बेटा x क्या है, इज दी पोजीशन।
कहां से पोजीशन है, x इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो x बेटा जो डिस्टेंस आने वाली है वो आपकी स्मॉलेस्ट चार्ज से आने वाली है, दैट इज द लेंथ। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज l अंडर रूट ऑफ n प्लस माइनस 1। n क्या है बेटा, ये नंबर है कि ये हमारा चार्ज कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। मतलब मान लो एक हमें q दे रखा है, एक 4q दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे बेटा प्लस माइनस 1 आता है, दैट मीन्स अगर ये दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव दिए गए हैं, दैट मीन्स लाइक चार्जेस, या दोनों ही हमारे नेगेटिव दिए गए हैं तो यहाँ प्लस आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया गया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। इस तरीके से बड़े ही सिंपल तरीके से टाइम को बचाते हुए आप ये सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज सर यहाँ पे हमें Q0 रखना होगा और फिर हम यहाँ पे F12 और F21 को बैलेंस करेंगे, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। इतना समय नहीं होता है बेटा हमारे पास, तो अगर शॉर्ट टाइम में आपको करना है तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। ओके सर, अब यहीं पे बात करें किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इसके पास एक इमेजिनरी लाइन प्रोड्यूस होती है, उस इमेजिनरी लाइन से ये अपना एक दायरा क्रिएट कर लेती है, उस दायरे में जो भी आएगा उसके ऊपर मेरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो यहां पे बेटा उसी को अपन ने ई वेक्टर से डिनोट किया है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हमने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा तो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज ने उस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटू सा चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, उसको क्या किया बेटा, बाहर की तरफ रिपेल किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो बेटा Q से Q घट जाएगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है, ऊपर क्या है सर न्यूटन, फोर्स है तो फोर्स की यूनिट इज न्यूटन, और नीचे क्या है बेटा, चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, इसलिए इसकी यूनिट जो आती है दैट इज न्यूटन पर कूलाम। ओके सर, बेटा ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, और नेगेटिव चार्ज के लिए इट्स टुवर्ड्स द बॉडी। ओके सर, अगर बेटा यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई है, अगर Q मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर यहाँ पे बेटा चार्ज मेरा नेगेटिव हो जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर बेटा फोर्स लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, और अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन आना संभव है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, QE बाई M के बराबर हो जाएगा, जहां पे M क्या है बेटा, मास ऑफ द चार्ज है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सही। सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी बेटा, दैट ऑफ द नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं। आगे बेटा ऐसे कई सारे सवाल दिए जाएंगे जहां पे आपको दो पैरेलल प्लेट दे दी जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, उसके बीच में क्या बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव से कहां की तरफ होगी बेटा, नेगेटिव की तरफ होगी, तो यहां की तरफ फील्ड लाइंस हो जाएंगी। जब किसी बॉल को बेटा आप इस तरीके से एट एन एंगल, किसी चार्ज को एट एन एंगल थीटा बेटा प्रोजेक्ट करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड कहां की तरफ बेटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू QE बाई M के बराबर होगी। क्लियर है बच्चों। और ये जो चार्ज लेंगे, ये कैसा चार्ज लेंगे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहीं पे बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ। आप तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है? बिल्कुल निकाला है। क्या होता था सर, टाइम ऑफ फ्लाइट होता था दैट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी के बराबर होता है। यहाँ पे बेटा जी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, इस एक्सेलरेशन से, या इसी को हम बेटा जी इफेक्टिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE बाई M। तो यहाँ पे अगर लिख दोगे दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई QE अपॉन M, तो M कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, और ये सेम फॉर्मूला बना देगा। मतलब आप सर ये कहने वाले हो कि हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जो लग रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल के लग रहे हैं, बस वहां पे आपने जी को बदल करके जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया, जहां पे जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल उसी से कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा जो जी की वैल्यू है उससे अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, QE बाई M से रिप्लेस कर देंगे। यहीं पे अगर H मैक्सिमम की वैल्यू की बात करूं तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी के बराबर। अब यहाँ पे 2g के बराबर, तो यहाँ पे 2g को देखो दैट इज g किससे रिप्लेस हो गया सर, A से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे Q आया, E आया, M कहां चला गया, ऊपर।
सेम फॉर्मूला हमने किसके साथ अप्लाई किया है बेटा, रेंज के साथ अप्लाई किया है, जहां पे r इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर साइन 2 बाई जी के बराबर होता है। जी की जगह हमने किसके लिए रखा बेटा, क्यू ई बाई एम, तो क्यू ई इधर आ गया, एम आ गया इसके ऊपर, तो ये फॉर्मूला किसका आ जाता है बेटा, हमारा सुंदर सा फॉर्मूला रेंज का आ जाता है। मतलब सर हमें इसके फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूले हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के वही सेम लगाएंगे, बस क्या चेंज हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्लेस हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही पकड़े हो। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे बेटा अगर बात करूं कि मैंने ये कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन है सर, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड है, ये कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सेम बेटा हमारा हो गया जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी चीज को फेंक देते थे। जब सर हॉरिजॉन्टल से किसी चीज को फेंक दिया, किसी पॉइंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाएगी, तो सेम जैसा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करते थे, उसी तरीके से बेटा ये जो v वेलोसिटी है, इसका ऊपर एक कंपोनेंट होगा दैट इज vx, और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट होगा जो होगा vy। जहां पे आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए बेटा vx की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, आपकी v नॉट के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इन एक्सेस है वो आपने क्या ली है बेटा, v नॉट ली है। यहां पे अगर देखें तो बेटा यहां पे एक्सेलरेशन कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो यहां पे बेटा एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। y वाला कंपोनेंट है तो uy इज इक्वल्स टू vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी हो जाएगा। जब आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी इन y 0 हो गया, तो vy की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, सर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का सर क्यू ई बाई एम इंटू टी के बराबर हो जाएगी। तो ये वी वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, देखो क्या वी वाई की वैल्यू यही आ रही है, हाँ सर यही आ रही है, और ये वेलोसिटी किसमें है बेटा, वाई एक्सिस में है, तो इसको जे कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है बेटा, नेगेटिव उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जहां पे आप लोग पढ़ते हो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप जानते हो तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। सर एल बाई जी तो तब होता था, पर अब अगर हमारे पास यहाँ पे मास है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, जी भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो सेम डायरेक्शन में सर एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये वैल्यू किसकी है बेटा, जी इफेक्टिव की वैल्यू है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको देखना है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया बेटा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए क्यू ई बाई एम प्लस जी हो जाएगा। इसमें क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो बेटा नेगेटिव चार्ज में जो हमारी एक्सेलरेशन जी लगेगा वो कहां की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा। यहां पे अगर बात की जाए तो बेटा ये कहां की तरफ है, नेगेटिव चार्ज है तो ये ऊपर की तरफ है, तो यहां पे बेटा एक्सेलरेशन, बेटा ये चार्ज हमारा जो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ये नेगेटिव हो गया, इसमें बेटा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा कि ये भी नीचे लग रहा है और ये भी नीचे लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एड अप हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ सर इतनी क्लियर है। इसी के बाद बेटा हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस को लेकर के कुछ कंसिडरेशन है बेटा। पॉजिटिव चार्ज की जो रहती है वो जीरो से ओरिजिनेट होती है, इन्फिनिटी की तरफ जाती है, और नेगेटिव के लिए बेटा इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती है और कहाँ की तरफ जाती है बेटा, जीरो की तरफ। मतलब सर क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये जीरो से इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी से जीरो आ रही है, मतलब एक कोई भी फील्ड लाइंस बेटा हमारी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और वो तब तक ढूंढती रहती हैं जब तक उसको एक प्रॉपर नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दैट टर्मिनेट्स ऑन दी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस बन जाती हैं। ओके सर, जहां पे बेटा फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा, कोई भी फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारी दो डायरेक्शन बनेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, अगली बात करें बेटा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग। बेटा जिसकी स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी दैट मींस उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दैट मींस अगर मेरा ई के ई ए यहाँ की स्पेसिंग ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और यहाँ की स्पेसिंग कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी।
मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। बेटा यहाँ पे जितना बड़ा चार्ज लोगे, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू को सिर्फ बेटा 2 फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो प्लस 2q को कितने से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? 4 से रिप्रेजेंट करना होगा। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। दो चीजों का ख्याल रखना है, नंबर जो रहेगा वो बढ़ता हुआ जाएगा, एंगल्स जो रहेंगे दैट मींस स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। बेटा एंगल का जो बंटवारा करोगे वो सेम तरीके से आपको करना है। ओके सर, उसके बाद बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? जीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के जो चार्ज रहता है बेटा वो सरफेस पे रहता है, अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहता। अगर अंदर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है तो अंदर किसी भी प्रकार का फील्ड लाइंस बनने की भी गुंजाइश नहीं है। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। बेटा कोई भी कंडक्टर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके क्या होगी बेटा? सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो आप ये ध्यान रखना, किसी भी स्फीयर में भी टर्मिनेट या ओरिजिनेट करेगी वो भी किस पे करेगी? 90 डिग्री के एंगल पे करेगी। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। बेटा फील्ड लाइंस में किसी भी प्रकार का हम लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं बना सकते हैं और ऐसे डैश में भी नहीं बना सकते बेटा, वो स्ट्रेट होगी और कंटिन्यूअस होगी। ओके सर, अगली बात करें बेटा, अगर यहाँ पे हमारी इक्वी स्पेस रहती है तो ये कैसी फील्ड लाइंस होती है? दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। और ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी ये कैसी फील्ड लाइंस है बेटा? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर, और यहाँ पे अगर बेटा बात करें कि अगर दोनों सेम प्रकार के चार्ज होंगे हो जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस प्रकार की फील्ड लाइंस बनेगी और बीच में हमें कैसा पॉइंट मिलेगा? एक नल पॉइंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इसकी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो मुझे बीच में कहीं भी फील्ड लाइन जीरो नहीं मिलती। जो भी मिलेगी मुझे जीरो या तो इस साइड को मिलेगी या तो इस साइड को मिलेगी। दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और अगर एक बात किसी के साथ बोल दूं कि बेटा एक पॉजिटिव और नेगेटिव की जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जीरो रहती है दैट इज एट द इंफिनिटी बोला जाता है। ये बात याद रखना। ओके सर, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज रॉड। बेटा ये चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ l है, a डिस्टेंस पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट E इक्वल्स टू KQ अपॉन A। A इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द रॉड A ब्रैकेट में L प्लस A के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके सर, वहीं पे बेटा रिंग की बात करें, रिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि रिंग से ही सवाल पूछा जाएगा। तो अगर रिंग की बात की जाए तो बेटा इस तरीके से रिंग रखी हुई है जिस पे चार्ज हमारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस a दी गई है। और बेटा इससे x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी तो उसका ई नेट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू KQX। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये बेटा आप बिल्कुल याद रखेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सेंटर पे कितनी होगी, तो ये x की वैल्यू बेटा सेंटर के लिए क्या हो जाएगी? जीरो। तो E एट सेंटर इज इक्वल्स टू जीरो। वहीं अगर मैं पूछूं सर ये मैक्सिमम कब आएगी, बेटा इस सेम चीज को विथ रिस्पेक्ट टू DE अपॉन DX से क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आती है दैट इज x इक्वल्स टू a बाय रूट टू पे, जहां पे a हमारा क्या दिया गया बेटा? रेडियस दिया गया है। तो कई लोग इसको अगर r बाय रूट टू लिखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए तो सर आपने अभी बताया कि ये सेंटर पे क्या हो जाता है? जीरो। तो ये ओरिजिन से पास होगा ग्राफ हमारा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे बेटा ये मैक्सिमम कहाँ होगा? a बाय रूट टू पे। और ये यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? माइनस a बाय रूट टू पे, क्योंकि बेटा इस रिंग के यहाँ पे भी जा सकते हैं और इस रिंग के यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये ग्राफ याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ओके सर, इसी के साथ बेटा हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एंगुलर रिंग। मान लो अब हमें बेटा सेमी सर्कुलर दे दी, सर्कुलर दे दी, कोई एंगल थीटा पे दे दी, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? उसका एक जनरलाइज रिजल्ट है जहां पे E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर, जहां पे लैम्डा क्या होता है सर? लैम्डा होता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहां पे होता है? हमारे सरफेस पे होता है। क्लियर है? तो जब भी बेटा हमारा चार्ज अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हम लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है बेटा? दैट इज दी ये वाले एच से लेकर के ये वाले एच के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो हो जाएगा हमारा थीटा।
अगर सेम वैल्यू बेटा अगर हम सेमी सर्कुलर के लिए देखें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपसे सेमी सर्कुलर पूछी जाएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2k/q अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहां पे q क्या है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस। ओके सर, अब नेक्स्ट चलते बेटा, इसी की तरह आ जाती है हमारी, क्योंकि अभी हमने किसका निकाला, आर का निकाला, अभी हमने एक रिंग का भी पढ़ा, उसी के साथ बेटा एक रॉड का पढ़ा। अब हमारी बेटा एक फाइनाइट रॉड आ जाएगी इस तरीके से, जिसके पी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, जो पी पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है, तो बेटा हमारी जो रॉड है फाइनाइट, उससे ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक इस रॉड के बेटा अलोंग होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं बेटा, ई पैरेलल कहते हैं। जहां पे हमारी वैल्यू अगर देखा जाएगी, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टी के लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एंगल आप याद रखना बेटा, ये वाला इस डायरेक्शन में लिया है और ये वाला इस डायरेक्शन में लिया है, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये वैल्यू बेटा ई परपेंडिकुलर की आती है। वहीं अगर ई पैरेलल की बात करूंगा, तो बेटा के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 याद रखना। ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बेटा इस पे बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बेटा, जब भी दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से चार्ज, दैट मींस एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, बट दैट शुड बी अपोजिट। ये बेटा डायपोल जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस 2q और प्लस माइनस 2q भी हो सकते हैं। दैट मींस मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, व्हेन दे बोथ आर प्लेस्ड एट द स्मॉल डिस्टेंस, उसको बेटा डाइपोल कहते हैं, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल की अगर बेटा यहां पे बात करेंगे, तो उससे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट इज क्यू इंटू 2l के बराबर हो जाएगा। इसी डाइपोल की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अपन दो पोजीशन पे निकालते हैं। उस पर सबसे पहली पोजीशन आती है एक्सियल पोजीशन, कि ये दो चार्जे रख दिए बेटा, इसकी एक्सिस के अलोंग हमसे पूछा जा रहा है, एक्सिस का जो डिस्टेंस लिया गया बेटा, ये इसके मिड पॉइंट से लिया गया है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन दोनों की वजह से, दैट इज 2kp अपॉन आर क्यूब। यहां पे हमें ये पता चलता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे ही हम लोग बेटा एक्सियल पोजीशन पे निकाल लेते हैं, उसके बाद ठीक तुरंत बाद आ जाते हैं कहां पे बेटा, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब बेटा इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं। जो आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो खास बात ये आती है बेटा, इसकी याद रखना कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब के बराबर हो जाता है, बस डायरेक्शन याद रखना यहां पे नेगेटिव आता है। तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्सियल पोजीशन है वो दो गुनी होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके सर, इसके बाद बेटा कोई भी रैंडम पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर कॉमा थीटा की जब हम बात करते हैं, जनरलाइज रिजल्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर ये थीटा कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला थीटा एंगल है, एंड आर इज दैट डिस्टेंस जो हमारी इस मिड पॉइंट से इधर तक की दी गई है। बेसिकली हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, और कंपोनेंट इस तरीके से करते हैं कि एक कंपोनेंट ऐसा नजर आएगा कि वो मेरे डायरेक्ट डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे है। बेसिकली बेटा ये डाइपोल पी रहता है, इसके अपन दो तरीके से कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इस तरीके से कर लेते हैं और एक इसके परपेंडिकुलर कर लेते हैं, जो कि ऐसा हो जाता है। तो ये P के हम कंपोनेंट करते हैं, ये बात याद रखना। मेरे ख्याल से ये देखा होगा, रिजल्ट हमारे लिए जनरलाइज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके सर, यहीं पे बेटा बात करते हैं टॉर्क एंड डाइपोल। मतलब इसी डाइपोल को उठा के अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूंगा तब क्या वैल्यू होगी, तो बेटा यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इसकी इस डायरेक्शन में बेटा Q इंटू ई लगेगी, और इसकी इस डायरेक्शन में Q इंटू ई लगती है। तो यहाँ पे बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से टॉर्क आ जाता है, जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो होती है दैट इज P क्रॉस ई, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन P क्रॉस ई से मिलेगा, ये याद रखना। ओके सर, जिसका अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा के बराबर होती है। अगर बेटा ये रोटेट कर रहा है तो यहां पे हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे वर्क डन इन रोटेटिंग का डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जहां पे थीटा क्या होगा बेटा, आपका इनिशियल एंगल जहां से हम रोटेट कर रहे होंगे, एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल जहां पे हम उसे घुमा के पहुंचा रहे होंगे। ओके सर,
अगर वर्क डन है, टॉर्क है, तो पक्की बात है बेटा उसकी किसकी बात आएगी, इक्विलिब्रियम की बात आ जाएगी। तो ये बेटा यू क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का पी डॉट ई। और इसका बेटा दो सिचुएशन बनती है जहां पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर आ जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, दैट मींस दैट्स एन स्टेबल पोजीशन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो एनर्जी निकल के आती है वो माइनस पी की बराबर आती है। वहीं अगर बात करेंगे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो वो वैल्यू -1 होती है, क्योंकि कॉस थीटा इज -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो पी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। पॉजिटिव मींस हमारी अनस्टेबल पोजीशन है, नेगेटिव मींस हमारा मतलब हमारी स्टेबल पोजीशन है। जैसे ही बच्चों ये चीज सीख लेते हैं, उसी के बाद ठीक आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हमारा गॉस लॉ आ जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाता है बेटा, दैट इज फाई इंटू ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर, याद रखना बेटा ये एरियल वेक्टर है। ओके, दैट मींस यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन। यहां पे दो क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए फ्लक्स जो मिलेगा दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है, जहां से गॉस लॉ हमें मिला, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। मतलब हमारी बॉडी से निकलने वाला फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ओके सर, इसी की मदद से बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जिसकी बेटा ये गॉसियन सरफेस बनाया जिसकी रेडियस आर है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के बराबर होती है। तो अगर बेटा इसका ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, कैपिटल आर लिखा हुआ है तो 1/R है। तो बेटा इस तरीके का दोनों साइड क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। विद डिस्टेंस मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके सर, और वहीं बेटा बात करें किसकी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों के तीनों केसेस में बेटा चार्ज जो हमारा लाई करता है वो कहां लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाई करता है। तो बेटा इस तरीके से चार्ज हमारा कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। यहां पे अपन तीन पोजीशन देखेंगे बेटा छोटे वाले आर की, एक हमारी इनसाइड होगी, एक सरफेस पे होगी और एक आउटसाइड पे होगी। अगर बेटा आउटसाइड की बात करेंगे तो आर इज ग्रेटर देन आर, दूर से अगर देखूंगा तो ये कैसा नजर आएगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहीं अगर मैं सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा तो बेटा छोटा वाला आर मेरे बड़े वाले आर से रिप्लेस हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर इस स्फीयर के अंदर चला जाऊंगा तो क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं बेटा इसका डायग्राम। तो यहां पे इनसाइड वाले पॉइंट में आप देख सकते हो कि ई की वैल्यू क्या दी गई है, 0, और सरफेस पे जो वैल्यू रहेगी बेटा दैट इज मैक्सिमम। और इसके बाद हम जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, हमारा इनवर्स है 1/r स्क्वायर है, तो बेटा इनवर्स ग्राफ है, तो दूर जाते जाते मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी। ओके सर, इसके बाद आ जाते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे अपन मेनली सारे के सारे स्फीयर कवर हो जाते हैं, बस एक नहीं होता है दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पे बेटा बात करते हैं किसकी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे चार्ज कहां आ गया बेटा, इनसाइड में यहां पे चार्ज आ जाएगा, इसीलिए अलग रखा हुआ है। अगर यहां पे बेटा इसकी बात करें सेम, अगर आउटसाइड की बात करूंगा तब भी ये एक चार्ज की तरह नजर आएगा, एक सिंगल चार्ज की तरह। तो यहां पे बेटा आर इज ग्रेटर देन आर, दैट मींस आउटसाइड का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मींस ई जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। ठीक है, मतलब बाहर वाला ग्राफ तो हमें एग्जैक्टली कैसा मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। बेटा ये वैल्यूज याद रखना आपने के बहुत काम आने वाली है। ओके सर, यही सेम वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा मदद मिलेगी किसमें, आपको ग्रेविटेशन में। ओके सर, तो यहां पे बेटा r इज ग्रेटर देन r, तो दैट मींस कौन सा पॉइंट हो गया, आउटसाइड का पॉइंट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इसी r को मैं सरफेस में क्या होगा बेटा, छोटा वाला r हमारे बड़े r से रिप्लेस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी क्यू के क्यू अपॉन r स्क्वायर के बराबर। ओके सर, वहीं अगर अंदर वाला याद हो जाऊंगा तो बेसिकली आपको जो रिलेशनशिप याद रखना है वो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ओके सर, तो ये वाला रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आ रहे हैं। बाहर है तो छोटा आर, सरफेस पे तो कैपिटल आर।
ओके सर, ये वाला याद रखेंगे। अब ये वाला अगर आप देखो तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, छोटे वाले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो ओरिजिन से जैसे ही मैं दूर जाता जाऊंगा, मतलब ये इनसाइड का पॉइंट है, इनसाइड मींस अंदर से सरफेस तक तब तक जा रहा हूं तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि बेटा आर की वैल्यू 1 है तो एक लीनियर ग्राफ बनता है, तो बढ़ता हुआ ग्राफ है। जैसे ही मैं बाहर चला जाऊंगा, दिस पॉइंट इज आउटसाइड का पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। और यहीं बेटा अपन फिर बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू थिन शीट। थिन शीट में बेटा हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। सबसे खास बात यही है, इसी वजह से इसको कहां यूज करते हैं बेटा, कैपेसिटर में यूज करते हैं। तो यहां से अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ देखूंगा, तो ये ग्राफ मुझे कैसा मिल जाता है बेटा, कांस्टेंट ग्राफ मिल जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया से क्लियर है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इतने लगन से अच्छे से सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बढ़िया से नोट्स बनाना, बढ़िया से इंपॉर्टेंट चीजें लिखना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपका और हमारा साथ इसी तरीके से चलता रहेगा। तो एक बार अच्छे से मुस्कुरा ही दीजिए, क्योंकि आप पीडब्ल्यू में हैं। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जाते जाते मैं हमेशा यही कहूंगा कि जीवन में कार हो या ना हो, संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने माता पिता का ख्याल रखना और उनके लिए खूब लगन से मेहनत करना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी या।